हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑनलाइन क्लास। और आज हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पीरियोडाइजेशन किया जाता है। हम लोग किसी भी पीरियड को, किसी भी टाइम पीरियड को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल थे, जिन्होंने 3 वॉल्यूम वर्क मतलब 3 वॉल्यूम में अलग अलग पार्ट में एक अपनी बुक, एक अपना वर्क या एक बुक अपनी वर्क मतलब एक अपना कार्य, लिखित कार्य जो है वो दिखाया या सामने पब्लिश किया, लोगों के बीच में बुक लेके आए और जिसका नाम था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बुक नेम आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के बारे में उसमें बताया गया था। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, और उसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियोडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये पीरियोडाइजेशन काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, और क्या आपको इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है या समझ में आती है? Why do we try and divide history into different periods? हम हिस्ट्री को क्यों अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. इसकी भी एक वजह है कि हम एक ख़ास टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी विशेषताओं को, उसकी सेंट्रल फीचर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। So the terms through which we periodize, that is demonstrate the difference between periods, become important. So the टर्म जो, इसलिए हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म्स की हेल्प लेते हैं जिनके सहारे से हम टाइम को डिवाइड कर सकें, जिनके हेल्प से हम पीरियड्स में टाइम को डिवाइड कर ले, पीरियड्स बना सकें। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, और ये हमें पास्ट के बारे में हमारे आइडियाज़ को शो करते हैं कि पास्ट को लेके हमारे आइडियाज़ कैसे थे। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, और वो हमें एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में आए हुए कुछ चेंजेस की इम्पोर्टेंस, की सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताते हैं, कि सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व के बारे में। मिल थॉट दैट all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल को, मतलब मिल मीन्स जेम्स मिल ने ऐसा सोचा, उनको ऐसा लगता था कि ऑल एशियन मतलब सारे एशियन सोसाइटी की अगर हम सिविलाइजेशन, सभ्यता के बारे में के मामले में देखें तो यूरोप से हम पीछे हैं, मतलब एशिया सोसाइटी की सिविलाइजेशन जो है वो यूरोप की सिविलाइजेशन से काफ़ी पीछे है। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. और उन्होंने हिस्ट्री को समझने के लिए ऐसा उनके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कहा हिस्ट्री में कि इंडिया में जब ब्रिटिश आए थे, उनके आने से पहले यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लोगों का तानाशाही शासन चलता था। Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. और यहाँ चारों ओर सोशल लाइफ में हम लोग बोल सकते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस मीन्स धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक बुराइयाँ,
कास्ट से लेके टैबूज मीन्स हो जाएगा जातिगत जो बंधन थे जातियों पे लगा दिए गए थे, और बहुत सारे सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासों का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। ब्रिटिश के शासन में मिल ने ये फील किया कि भारत को, इंडिया को हमें एक सिविलाइज करना है, सभ्य रास्ते पे ले चलना है। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। और इसके लिए ज़रूरी था कि वे इंडिया में यूरोपियन मैनर्स मीन्स उनका शिष्टाचार जो है, उनका जो मैनर है, उनकी जो आर्ट है, उनके इंस्टीट्यूशन और लॉज को इंडिया में, नियम कानूनों को इंडिया में लागू किया जाए। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people। और मिल ने यहाँ तक सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को इंडिया के सारे में टेरिटरीज को कॉन्क्योर मीन्स जीत लेना चाहिए, उन पे कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे कि इंडियन पीपल को वो लोग इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान दे सकें, खुशी दे सकें, हैप्पीनेस, खुशी उसका जीवन दे सकें। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। क्योंकि उनका मानना था कि बिना ब्रिटिश की हेल्प के इंडिया बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। और हिस्ट्री की इसी धारणा, इसी विचार के साथ अंग्रेजी जो ब्रिटिश रूल था उसने अपना प्रोग्रेस और अपनी सिविलाइजेशन को लागू करना शुरू कर दिया था, फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया था। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। और जो ब्रिटिश रूल का जो टाइम पीरियड था वो एक तरीके से अंधकार का दौर था। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। क्या इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आज एक्सेप्ट किया जा सकता है? इन मैनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। क्या हिस्ट्री के किसी भी पीरियड में हिंदू और मुस्लिम का पीरियड कहा जा सकता है? क्या हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हम हिंदू या मुस्लिम का पीरियड कह सकते हैं? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। और क्या इन सारे पीरियड्स के टाइम पे कई तरीके के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? मतलब एग्जिस्ट मीन्स मौजूद होना, फेथ मीन्स विश्वास, बहुत अलग अलग धर्मों के विश्वास को सिमल्टेनियसली मीन्स एक साथ सामंजस्य बना के चलना। With why should we characterize an age only through the religions of the rulers of the time। किसी भी पीरियड को उस समय के रूलर्स के अकॉर्डिंग हम अपने रिलीजियस टाइप से, मतलब धर्म के हिसाब से तय करने की आखिर क्या ज़रूरत आ गई थी? टू डू सो इज़ टू सजेस्ट दैट द लाइफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीक़ों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब उनके जीवन जीने के तरीके और उनकी प्रैक्टिसेस, मतलब उनके काम करने के तरीके कोई भी मैटर नहीं करते हैं, कोई भी मायने नहीं रखते हैं। वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में जो जितने भी रूलर्स थे उन सबका कोई एक सेम रिलीजन नहीं होता था। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो जेम्स मिल ने अपने अकॉर्डिंग जो डिवाइड कर दी थी हिस्ट्री को, उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया था। तो ऐसा किसी धर्म के अकॉर्डिंग किसी पीरियड को डिवाइड करने का क्या मतलब है? क्या उस टाइम पे सारे धर्म एक साथ नहीं चलते थे? क्या ऐसा होता था कि अगर हिंदू है तो मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम है तो हिंदू धर्म नहीं है? अगर सारे धर्म चलते थे तो फिर हिस्ट्री को इस टाइप से डिवाइड करने का क्या मतलब रह जाता है? जबकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में सारे धर्मों के रूलर, अलग अलग रूलर्स ने रूल किया था, इंडिया पे अलग अलग रूलर्स ने शासन किया था। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient और
एंशियंट, मिडल एंड मॉडर्न। अगर हम अंग्रेज़ों के सजेशन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटकर अगर देखें, हिस्टोरियंस अगर देखते हैं इंडियन हिस्ट्री को, तो उसको आम तौर पे जो डिवाइड किया जाता है वो एंशियंट, मिडल और मॉडर्न में डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को ना देखें तो हमारा जो डिवाइडेशन होगा वो एंशियंट, मिडल और मॉडर्न में होगा। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, और इस डिवीज़न में की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the west where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality। मतलब कह रहे हैं इट इज़ अ पीरियडाइजेशन, मतलब ये हिस्ट्री का ऐसा पीरियडाइजेशन है जिसमें हम लोगों की जो समझ थी, जो सोच थी, वो बोरोड मतलब लाई गई थी फ्रॉम द वेस्ट, मतलब पश्चिम से, पश्चिम वेस्ट एरिया से, पश्चिमी एरिया से लाई गई थी। वेयर मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड, जहाँ पे आधुनिक काल को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया था। मतलब साइंस में, रीज़न में, डेमोक्रेसी में, उसके लिबर्टी मीन्स फ्रीडम में, इक्वालिटी समानता जैसी बहुत सारी पावर्स में डेवलप किया गया था। मिडल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। और मिडल जो है वो एक ऐसा टर्म है जहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि मॉडर्न नहीं थी, मतलब मॉडर्न सोसाइटी की चीज़ें वो जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं थी, अस्तित्व में नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस characterization of the modern period to describe the period of our study। क्या हमें अपने इस स्टडी के लिए कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट, हम इस चीज़ को, हम अपनी स्टडी के लिए जो आधुनिक मॉडर्न चीज़ें थी, मॉडर्न सोच थी, उसको बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना किसी भी सोच विचार के? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। एज यू विल सी, जैसा कि आप इस बुक में देखेंगे कि ब्रिटिश रूल को लोगों के पास इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, ब्रिटिश रूल में लोगों के पास ना तो इक्वलिटी थी, ना फ्रीडम थी, ना लिबर्टी थी। नॉर वॉज अ पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही उनके पास कोई इकोनॉमिक ग्रोथ थी और ना ही प्रोग्रेस। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसे कॉलोनियल रूल भी, कॉलोनियल पीरियड भी कहा था। अब कॉलोनियल एक न्यू वर्ड हमारे पास आया है। कॉलोनियल का मीन्स क्या होता है आइए देखते हैं। तो व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल होता क्या है हिंदी में, जिसको बोलते हैं औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का क्या मतलब है? तो इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कैम टू कॉन्क्योर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सबजुकेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। मतलब हम अपनी इस बुक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने हमारी कंट्री को जीता, वहाँ के लोकल नवाब और राजाओं को दबाकर अपना शासन इस्टेब्लिश किया था। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, किस तरीके से वो अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, अपनी ज़रूरतों के लिए सस्ती कीमत पे सामानों को ख़रीदते थे और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमारी उनको
इम्पॉर्टेंट फसलें कुछ नज़र आती थी, उनकी खेती कराते थे। और बहुत सारी कोशिशों के बाद भी क्या क्या चेंजेस हमारे सामने आए हैं या कौन से चेंजेस हमने देखे हैं। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। और ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे हम लोगों ने अपनी पसंद नापसंद, रीति रिवाज, कस्टम्स जो होंगे वो रीति रिवाज बोलेंगे, वैल्यू अपनी मूल्य मान्यताओं, मतलब अपनी जो हम वैल्यू किसी भी चीज़ की कहते नहीं, किसी चीज़ की वैल्यू मतलब उसकी मान्यता, और टेस्ट अपने स्वाद की, मतलब खाने पीने की चीज़ों को, रीति रिवाजों को और व्यवहार के तरीक़ों को किस तरीके से बदल लिया था। When the subjugating of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। और जब पूरी कंट्री में जब एक कंट्री में कोई दूसरी कंट्री आके दबदबे के साथ इस तरीके से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल रूप से चेंज कर लेती है, मतलब अपना दबदबा बना लेती है और कंट्री में इतने सारे चेंज आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग कोलोनाइजेशन बोलते हैं, मतलब कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. You will, however, find that all classes and groups did not experience। लेकिन जल्द ही हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे कि ऑल क्लासेस मतलब सारी, हर वर्ग के लोगों ने, हर तरीके के ग्रुप्स ने इन सारे चेंजेस को अपने सही ढंग से एक्सपीरियंस में नहीं लिया था, मतलब सही तरीके से अनुभव नहीं कर रहे थे। डैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। और इसीलिए इस बुक को हमारे अतीत का नाम दिया गया, मतलब हमारे अतीत, पास्ट इन द प्लूरल, हमारे बहुत सारे अतीतों का पास्ट कहा गया। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि दिया है हाउ डू वी नो, कि हम किस तरह जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री के लास्ट 250 ईयर्स की हिस्ट्री लिखने के लिए हिस्टोरियंस ने किन किन सोर्सेज का यूज़ किया है। तो देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो जितने भी गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्रशासन के जितने भी रिकॉर्ड थे वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन हुआ करते थे, और ब्रिटिश इस चीज़ पे विश्वास करते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनकी हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक पॉलिसी, उनका डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ को साफ साफ लिखना जरूरी था। वंस दिस वाज डन, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेट। और जब कोई भी चीज़ अच्छी लिख ली जाती थी, जब ऐसा काम हो जाता था तो उस पर अच्छी तरीके से स्टडी की जाती थी और डिबेट किया जाता था। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नथिंग, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और इसी समझ किसके साथ कुछ मेमोस बोलते हैं ज्ञापन, मतलब कोई भी चीज़ की जानकारी निकाल देना विज्ञापन टाइप में, और नोटिंग्स बोलते हैं टिप्पणी करना, रिपोर्ट्स अपनी रिपोर्ट देना। ऐसी बहुत सारी प्रशासनिक कल्चर, मतलब प्रशासनिक कल्चर हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ था, जो डेवलप हो गया था, ये बोल सकते हैं। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। और ब्रिटिश को ये भी लगता था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स हैं, उनको संभाल के रखना, बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। So they set up record rooms attached to all administrative institution। इसलिए उन्होंने सारे
एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से मिले हुए सटे हुए अटैच करके एक एक रूम भी बनवा रखे थे जहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स को रखा जा सके। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariat, the law courts all had their record room। चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, सेक्रेटरियल सचिवालय हो या कचहरी हो, कोर्ट हो, कहीं भी हो, अपने अपने रिकॉर्ड रूम सबके पास होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो इस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए थे जैसे कि आर्काइव्स और म्यूज़ियम, मतलब जहाँ पे आर्काइव्स बोलते हैं जहाँ पे लिखित चीज़ों को सुरक्षित करके रखा जाता है, म्यूज़ियम बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी कीमती चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को एक यादगार के रूप में संभाल के रखा जाता है। ऐसे भी चीज़ों को इस्टेब्लिश करवाया था, प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, जिससे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जा सके। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। और 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक भेजे गए जितने भी लेटर्स थे या मेमोज थे उनको आप आज भी आर्काइव में देख सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by official at the top of provincial administrator। और वहाँ आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा तैयार की गई जो नोट्स थी, जो रिपोर्ट्स थी, उनको ऊपर पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे जितने भी ऑफिसर्स थे या हमारे बोल सकते हैं कि जितने भी प्रांतों के प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन थे, प्रांतीय अधिकारी थे, उनको भेजे गए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या एडवाइस हैं उनको भी आप देख सकते हैं और उनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is by those who specialized in the art of beautiful writing। और 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आसानी से नकल भी बनवाई जाने लगी थी, मतलब उन्हीं की एक एक कॉपी भी बनवाई जाने लगी थी जो ऐसे लोगों से बनवाई जाती थी जो सुंदर हैंड राइटिंग लिखते थे, मतलब कैलीग्राफिस्ट हुआ करते थे। कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी कॉपी को सुंदर हैंड राइटिंग में नोट करते हैं, बढ़िया हैंड राइटिंग में, एकदम छपे की तरह। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के मिडिल तक विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, छपाई बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी, छपाई की तकनीक फैलने लगी थी। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रीसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और इसके सहारे से हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स थे उनकी कई कई कॉपीज़ बनवाई जाने लगी थी। मतलब एक साथ कई सारी कॉपीज़ निकलवाई जाने लगी थी प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से। आगे देखते हैं, एक साइड में हमारा पैरा दिया हुआ है, रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, उसको देख लेते हैं जो होम डिपार्टमेंट को भेजी गई थी। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। मतलब 1946 में इंडिया के जितने भी कॉलोनियल औपनिवेशिक सरकार के जो शाही इंडियन नेवी के, रॉयल इंडियन नेवी के जो जहाज़ थे उनके सिपाहियों को ने बगावत कर दी थी, बगावत को कुचलने का प्रयास करी थी। मतलब जो अंग्रेज़ थे
वो इंडिया के जितने भी सिपाही थे जो बगावत कर रहे थे उनकी बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी मतलब बगावत को कुचलने का प्रयास करना। एंड ब्रोक आउट ऑन द शिप्स और शिप्स इंडियन नेवी के शिप्स के को तोड़ के। हेयर इज़ अ सैम्पल ऑफ काइंड ऑफ रिपोर्ट्स द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। और उसी टाइम डिफरेंट डॉकयार्ड्स मीन्स अलग अलग बंदरगाहों से होम डिपार्टमेंट को कुछ रिपोर्ट्स भेजी गई थी। वो सारी रिपोर्ट्स क्या हैं ये आपको नीचे दिखाई गई हैं, दिया है। बॉम्बे के इस बंदरगाह से जो रिपोर्ट गई थी वो ये गई थी कि अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। मतलब इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना शिप्स से और साथ में इस्टेब्लिशमेंट मीन्स दफ्तरों से यहाँ पे हो जाएगा, सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले रही है। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। और शाही जो नेवी शिप्स थे, रॉयल शाही मतलब राजा के दरबारी जो कहते हैं नहीं, शाही उनको बोलते हैं जो राजा के दरबार के होते हैं। मतलब शाही जो नेवी शिप्स थे वो अभी भी बंदरगाह से हार्बर बंदरगाह को बोलेंगे, बंदरगाह से बाहर ही है, मतलब अभी उनको घुसने नहीं दिया गया है। कराची से रिपोर्ट आई थी 301 mountaineers are murder, arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. All establishment are under military guard। कि 301 मॉनिटियर्स बोलते हैं विद्रोहियों को अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड है मतलब जिन पे संदेह है, ऐसे विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सारे दफ्तर जितने भी दफ्तर हैं उनको सैनिकों की निगरानी में बंद कर दिया गया है, सैनिकों की निगरानी में दे दिया गया है। और विशाखापट्टनम से आई थी, विशाखापट्टनम से द पोजीशन इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज़ अकर्ड। मीन्स जो जितनी भी पोजीशन है, जो कंडीशन है उस टाइम की, पूरी तरीके से कंट्रोल में है और वहाँ पे कोई भी हिंसा जैसी घटना नहीं हुई है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स। और मिलिट्री गार्डों को शिप्स पर और दफ्तरों पे तैनात कर दिया गया है। नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट डैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। और किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि कुछ सिपाहियों ने काम पे आने से मना कर दिया, मतलब कुछ लोगों ने काम करने से मना कर दिया था। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7 फाइल नंबर 5/21/46 होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को दी गई थी इंडिया कमांड के, जो इसमें रिपोर्ट की सिचुएशन रिपोर्ट की नंबर जो थी वो 7 थी, फाइल नंबर दी है, इस तरीके से भेजी गई थी। एक पिक्चर बनी है और ये पिक्चर जो है जो द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कम अप इन 1920s। नेशनल आर्काइव था इंडिया का जो 1920 में बनाया गया था, उसकी पिक्चर है। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वायसरेगल पैलेस। वायसरेगल पैलेस मतलब जब न्यू दिल्ली बनी थी उसी टाइम पे न्यू दिल्ली में एक अलग म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्काइव दोनों को वायसराय के पैलेस, वायसराय के महल के नज़दीक बनाया गया था। द लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दीज इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। और इससे ये समझ में आता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इस जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनकी कितनी ज़्यादा महत्व है, कितना उनके लिए इसकी इम्पोर्टेंस थी। दिया है सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे जो होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। सर्वे मीन्स किसी भी चीज़ का सर्वे करना, निरीक्षण करना। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग
आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे सर्वे चल रहा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। और अंग्रेज़ों को ये विश्वास था कि जिस देश पे अच्छी तरीके से शासन चलाने का काम किया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से जानना भी बहुत ज़रूरी है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू द मैप इंटायर कंट्री। और 19th सेंचुरी की शुरुआत में पूरे देश का सर्वे करके एक मैप तैयार किया गया था जिसमें बड़े बड़े सर्वे किए जिसके थ्रू बड़े बड़े सर्वे किए जा रहे थे। इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। और उन विलेजेस का सर्वे किया जा रहा था जहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region। और साथ ही में इन चीज़ों का भी सर्वे किया जा रहा था कि टोपोग्राफी मीन्स ज़मीन की सतह कैसी है, सॉइल कैसी है, वहाँ पे के पेड़ पौधे जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना मीन्स पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ की लोकल हिस्ट्री कैसी है, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों का भी पता लगाया जा रहा था। From the end of the 19th century, the census operation were held every 10 years। और 19th century की लास्ट तक यहाँ पे हर साल जनगणना भी की जाने लगी थी। This prepared detailed record of the number of people in all the provinces of India, noting information and caste, religions and occupation। और जनगणना में सेंसस मीन्स जनगणना में इंडिया के हर एक प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी नंबर्स, उनकी कास्ट, उनके इलाके, वो कैसे इलाकों में कैसे क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके धर्म, उनका व्यवसाय, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी कलेक्ट की जा रही थी। देयर वर मैनी अदर सर्वे, बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे। और इसके अलावा और भी सर्वे किए जा रहे थे जिसमें बोटानिकल मीन्स वैज्ञानिक तरीके से, जूलॉजिकल ऐसे बहुत सारे, फॉरेस्ट सर्वे बहुत सारे सर्वे किए गए थे। एक पिक्चर यहाँ पे दी है, एक पेड़ टाइप का है, उसके दिया है द कस्टर्ड एप्पल प्लांट, शरीफे के पौधे का प्लांट है। ये 1770 की पिक्चर है। बोटानिकल गार्डन एंड नेचुरल History Museum established by the British collected plant specimen and information about their uses। बोटानिकल और नेचुरल हिस्ट्री के म्यूज़ियम्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के नमूने भेज के उनकी भी जानकारी कलेक्ट की जा रही थी। लोकल आर्टिस्ट वर कि उनका क्या क्या यूज़ है। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज स्पेसिमेन। और लोकल आर्टिस्ट ने इनकी पिक्चर ड्रा करवाई जा रही थी, उनकी पिक्चर ड्रा कर देते थे। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इंफॉर्मेशन वॉज गैदर्ड एंड व्हाट दिस इंफॉर्मेशन रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ कोलोनाइजेशन। मतलब कि हिस्टोरियंस इस बात पे भी ध्यान दे रहे थे कि किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और उससे उसके कोलोनाइजेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। और कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड के से क्या पता नहीं चल पा रहा था। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो a lot but we must remember that these are official records। रिकॉर्ड के इस तरीके से बहुत बड़े कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स में बहुत बड़े विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों को, इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये सारे जो थे वो सारे सरकारी रिकॉर्ड्स थे, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स थे। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, what they were interested in and what they wished to preserve of for posterity। मतलब इससे हमें यही पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे
और उनके बाद किन चीज़ों को वो सेव करके रखना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी के रूप में बचा के आगे रखना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। लेकिन इनसे हमें ये नहीं पता चलता कि उस टाइम पे लोग, वहाँ हमारी कंट्री के लोग क्या चीज़ फील करते थे और वो किस टाइप का एक्शन इसके पीछे लेते थे। व्हाट फॉर डैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। और इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए हमें और भी चीज़ों को देखना होगा। व्हेन वी बिगन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड them in plenty, though they are more difficult to get than official records। और जब हम दूसरे अदर सोर्सेज को सर्च करने या फाइंड करने के में निकलते हैं तो हमें उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन चीज़ों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। क्योंकि उस समय हमें लोगों की डायरियाँ मिलती हैं, उनके पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्राओं के विवरण मिलते हैं, किसी भी ट्रैवलर्स मीन्स यात्री का विवरण मिलता है, उसकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, किसी भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की ऑटोबायोग्राफी जैसी चीज़ें मिलती हैं। एंड पॉपुलर बुकलेट्स, कुछ पॉपुलर बुकलेट्स मिलती हैं डेट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, जो कि लोकल बाज़ारों में बिकने के लिए भेजी गई थी। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेट इन पब्लिक। और छपाई की अगर हम तकनीक से देखते हैं तो हमें न्यूज़पेपर मिलते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिस पे कि लोगों ने डिबेट्स किया था। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने अपने अपने आइडियाज़ लिख रखे थे। पोएट एंड नोवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। पोएट और नोवेलिस्ट ने अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी अपनी चीज़ों को लिख रखा था, अपनी अपनी फीलिंग्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया था। All these sources, however, were produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the worker in the mines or the poor on the street. Getting to know their lives is a more difficult task. All these sources, और इन सारी sources के बाद भी however were produced by those who were literate, ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के थ्रू पता चलती हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें ये नहीं पता चलता कि जो हमारे आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में अपनी जीवन ट्राइबल लाइफ जीते थे, या किसान थे, खानों में काम करने वाले मजदूर थे, सड़कों पे ज़िंदगी बिताने वाले कुछ गरीब लोग जो थे, वो किस तरीके की लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे थे, जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा मुश्किल टास्क था। येट दिस कैन बी डन if we make a little bit of effort. When you read this book you will see how this can be done. अगर आप थोड़ी और कोशिश करेंगे इस बारे में तो आप जान सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी बुक को आगे आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपको ये सारी बातें भी समझ आने लगेंगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। साइड की कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। एक्टिविटी दी है, लुक एट सोर्स 1 and 2. डू यू फाइंड any differences in the nature of reporting, explain what you observe। मतलब इस जो सोर्स 1 और 2 को देखना है, उसके बाद हमें अपने डिफरेंस बताना है कि उन रिपोर्ट्स में देख के क्या डिफरेंस नज़र हमें आता है, वो हमें बताना है। एक ऊपर साइड में और सोर्स 2 दिया है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब ह्यूमन इंसानों के खाने के लिए, खपत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी अच्छी नहीं है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। मतलब यहाँ 1946 में पुलिस ने एक हड़ताल की थी, उसकी खबर दी है, जो कि न्यूज़पेपर प्रोवाइड, न्यूज़पेपर देश के कंट्री के अलग अलग जगहों से, अलग अलग पार्ट्स से कुछ मूवमेंट हो रहे थे, उनके बारे में पता चलता है। दिया है, मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज एंड बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने थर्सडे को अपने
कम वेतन और पुलिस लाइन के खाने से आने वाले घटिया खाने के खिलाफ उसको खाने से मना कर दिया और एक आंदोलन कर दिया। As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food। और जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस स्टेशन पे पहुंची, वहाँ के लोगों ने भी खाना खाने से मना कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइकर्स said, एक हड़ताली ने कहा कि द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और जो खाना हमें पुलिस लाइन के किचन से आता है वो हमारे लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। इवन कैटल would not eat the chapatis and dal which we have to eat। यहाँ तक कि जानवर भी उसे नहीं ऐसी रोटी और दाल नहीं खा सकते हैं जैसा कि हमें खाने को दिया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की 22 मार्च 1946 की न्यूज़ है। उसके अलावा एक ये पिक्चर दी हुई है जो किसी युद्ध की दिखाई जा रही, किसी वार की एक पिक्चर हमारी ऊपर भी दी है। हम इन दोनों पिक्चर्स को भी देख लेते हैं। एक ये पिक्चर है, कोई विलेज सीन दिखाया है मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल। मतलब बंगाल का मैपिंग और सर्वे ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832। जेम्स प्रिंसेप ने ये ड्राइंग बनाई है 1832 में। दिया है नोट हाउ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड टू एम्फेसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब ध्यान से देखें कि इस सर्वे में यूज़ किए जाने वाले जितने भी उपकरण हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको अलग अलग हिस्से में दिखाया गया है। और जो हमारा ड्राइंग जिसने बनाई है उसने इस योजना को साइंटिफिक नेचर से दिखाना चाहा है। मतलब पूरी साइंटिफिक तरीके से दिखाना चाहा है कि किस तरीके से सारे सामान अलग अलग पड़े हुए हैं और लोग किस तरीके से मीटिंग और सर्वे कर रहे हैं। एक ये पिक्चर थी, इसमें देखते दिया द रिबेल्स ऑफ 1857 1857 की क्रांति के समय की ये है, जिसमें दिया है इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर दे प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम। और इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि इसमें जो हमारा जिसने इस पिक्चर को बनाया है उस चित्रकार की सोच हमें इस पिक्चर से पता चलती है। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रिबेलियन। और 1857 के विद्रोह के बाद की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जो तैयार की थी एक कुछ बुक्स तैयार की थी जिसमें ये तस्वीर कई जगह पे दिखाई गई थी। द कैप्शन एट द बॉटम सेज म्यूटिशियन सिपाहीज शेयर द लूट इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबेल्स अपीयर एज ग्रीडी विसिशियस एंड ब्रूटल। यू विल रीड अबाउट द रिबेलियन इन चैप्टर 5। और कहा है कि अंग्रेज़ों की नज़र में मतलब जो इस कैप्शन में लिखा है, इस पिक्चर के कैप्शन में लिखा है म्यूटिशियस शेयर द लूट। मतलब जो विद्रोही सिपाही थे वो लूट घसोट में लगे हुए थे, सामानों की लूटपाट कर रहे थे। और अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही सिपाही जो थे वो लालची, दुष्ट और बेरहम थे, जिन्होंने इसके साथ ही आप इस रिबेलियन के बारे में चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।